हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 22 व 23 अगस्त का करंट अफेयर जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है लेकर आया हूं। अतः आपसे निवेदन है कि करंट अफेयर को अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे अंकों प्राप्त कर सकें। चलिए, सबसे पहला समाचार है अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से। तो सबसे पहला पॉइंट है, विश्व बैंक ने खोला नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर फंड। तो विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर फंड लॉन्च किया है। तो कौन सा फंड लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। नए फंड को व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम? अम्ब्रेला प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत संबंध ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा फंड किया गया है। तो साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, और दूसरा डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो कि कौन सा प्रोग्राम है? अम्ब्रेला। तो ये आप क्वेश्चन याद करिएगा। अब इसके आगे कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। विश्व बैंक ने फंड लॉन्च करने के लिए 4 देशों एंटोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ भागीदारी की है। तो इसमें 4 देश कौन कौन से? एंटोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि फंड लॉन्च करने के लिए कौन कौन से देश लाए गए हैं। 4 देश, उसमें है एंटोनिया नंबर 1, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी और चौथा है नीदरलैंड की भागीदारी हुई है। अब इसमें तीसरा भी एक पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। इस नए फंड का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ज्ञान के विकास, देश के आकलन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और परीक्षण के साथ साथ बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में आवश्यक निवेश के साथ विश्व बैंक के सदस्य देशों में साइबर और डिजिटल सुरक्षा क्षमता और योग्यता को बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा? साइबर और डिजिटल सुरक्षा क्षमता और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। और इसमें 4 देश कौन कौन से हैं? एंटोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड। और एक क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है, कौन सा प्रोग्राम है ये? अम्ब्रेला प्रोग्राम। और इसका क्या नाम है? साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु हमने नोट किए हैं, उसको आपसे साथ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहला पॉइंट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी बोलते हैं। और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था। और तीसरा पॉइंट इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आज विश्व बैंक से आपसे डिस्कशन किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार में दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है 22 और 23 अगस्त में? तो दूसरा प्रश्न यह है कि इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पहला ही क्वेश्चन आपका मिल गया, मलेशिया। तो अब आइए इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह मलेशिया के उप प्रधानमंत्री थे। तो इससे पहले ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। अब इससे दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में मुहिद्दीन यासीन
मुहिद्दीन याशीन का स्थान लेंगे। तो इससे पहले कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? मलेशिया के मुहिद्दीन याशीन, जिन्होंने सदन के निचले सदन में बहुमत का समर्थन खो देने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यह संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। याकूब की नियुक्ति मलेशिया के राजा, अब यहाँ से क्वेश्चन और आ सकता है, मलेशिया के राजा कौन है? तो अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के। इससे पहले यह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस्माइल साबरी याकूब से पहले वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो मुहिद्दीन याशीन। ये क्वेश्चंस हो गया। और मलेशिया के राजा का नाम क्या है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षा में, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित। तो ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं जो कि मैंने नोट डाउन किया है महत्वपूर्ण बिंदु में। अब चलते हैं अगले उसमें। अब आते हैं हम लोग राज्यों के समाचार में, जो कि भारत के राज्यों से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का पहला ही पॉइंट है इसमें, जो कि इस सीरीज का तीसरा पॉइंट है कि हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हिसार हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो अब क्या हो गया? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हिसार कहाँ पे है? हिसार हरियाणा राज्य में स्थित है। और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। हिसार हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है। राज्य का पहला DGCA लाइसेंस सार्वजनिक हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित होने के लिए उन्नयन के अधीन है। मतलब हिसार का जो हवाई अड्डा है उसका नया नाम क्या हो गया? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। और यह DGCA द्वारा प्राप्त राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की कब तक बनना है? 30 मार्च 2024 तक परिवर्तित हो जाएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों बिंदुओं पर आते हैं हरियाणा राज्य से। तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम चंडीगढ़। मुख्यमंत्री का नाम तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हरियाणा राज्य से हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ओणम। ओणम जो होता है वो केरल का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ओणम क्या होता है? पहला ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओणम किस राज्य का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो केरल राज्य का। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आया। तो पहला पॉइंट क्या है? ओणम केरल का प्रतिष्ठित और मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो हर साल दुनिया भर में मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट यह है कि यह त्यौहार 10 दिनों तक चलने वाला। यह त्यौहार कब तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। फसल के मौसम की शुरुआत के साथ साथ राजा महाबली के घर वापसी के साथ साथ भगवान विष्णु के 52 अवतार के प्रकट होने का प्रतीक होता है। तो ओणम त्यौहार क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरल राज्य का। और ओणम राज्य क्या है? एक मलयाली समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। और यह कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। यह फसल के मौसम की शुरुआत के साथ साथ
राजा महाबली की घर वापसी और भगवान विष्णु के वामन अवतार के प्रकट होने का प्रतीक है। अब इसका अगला पॉइंट क्या है? त्योहार अथम हस्त नक्षत्रम से शुरू होता है। तो त्योहार जो होता है वो हस्त नक्षत्र से शुरू होता है और थिरुवोनम श्रवण नक्षत्रम पर समाप्त होता है। ये अथम जो है वो केरल भाषा का एक नक्षत्र है और थिरुवोनम क्या है, जिसे हम लोग अपने भाषा में श्रवण नक्षत्र कहते हैं, पर समाप्त होता है। इस साल फसल उत्सव 12 अगस्त को शुरू हुआ और 23 अगस्त को समाप्त होगा। त्योहार के 10 दिनों का नाम मलयालम कैलेंडर के अनुसार ज्योतिषी सितारों के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? जो 10 दिनों का नाम है वो मलयालम कैलेंडर के नाम से रखा गया है। अब अगले उस पे आते हैं। उत्तराखंड में बनेगा सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क तो चमोली राज्य है और उसके एक माना गांव है जिसमें एक सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि जो हर्बल पार्क है वो कहाँ बन रहा है? तो चमोली ज़िले के माना गांव में बन रहा है। और यह कितने ऊंचाई पर है? 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह भारत और चीन सीमा के सबसे निकट है। माना चीन की सीमा पर लगे चमोली के अंतिम भारतीय गांव भी है। तो माना गांव जो होता है वो भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है, जो कि चमोली ज़िले में स्थित है और बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। और ये क्या है? बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजातियां हैं। इसमें क्या है? ये 40 प्रजातियां हैं। तो ये आप इससे अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? माना जो गांव है, जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि माना गांव जो है वो चीनी सीमा पर लगे चमोली गांव का अंतिम गांव है भारत का और यह बद्रीनाथ के सटा हुआ है। इस उच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। तो इस हर्बल पार्क का क्या उद्देश्य है? कि औषधियों का और सांस्कृतिक रूप से अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना है। अब यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा माना वन पंचायत द्वारा दिए गए 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। तो यह पार्क कितने एकड़ में विकसित किया गया है? 3 एकड़ में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि 3 एकड़ में इस पार्क को, हर्बल पार्क को विकसित किया गया है। अब अगला इसका पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है क्या है? इसे केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत 3 साल में विकसित किया गया है। तो ये कितने साल में विकसित किया गया है? 3 साल में। और केंद्र सरकार की इसमें कौन सी है? प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। अब चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कि सुपर टेट में पूछा गया है, उत्तराखंड की स्थापना कब की गई है? उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई है। और दूसरा क्या है? इस समय उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? तो बेबी रानी मौर्य जी हैं।
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बदला गया है, उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो कि शीतकालीन है, और गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन होती है। मतलब उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक शीतकालीन देहरादून और दूसरा है गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब आते हैं नियुक्तियों पे। तो नियुक्तियों में पहली नियुक्ति हुई है नुकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है BARC इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो नकुल चोपड़ा जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं BARC इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो टेलीविज़न निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडिशंस रिसर्च काउंसिल BARC इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 25 अगस्त 2021 से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम क्या बोलते हैं CEO के रूप में नकुल चोपड़ा की नियुक्ति की घोषणा की है। तो टेलीविज़न निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडिशंस रिसर्च काउंसिल के मुख्य CEO कौन हो गए हैं? अब नकुल चोपड़ा, ये भी आप याद कर लीजिए। अब दूसरा है इसमें पूर्व CEO। अब इससे पहले BARC के CEO का नाम क्या था? सुनील लुल्ला ने एक उद्यमी के रूप में अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दे दिया। यह घोषणा तब होती है जब सुनील लुल्ला ने अपनी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए CEO पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। तो सुनील लुल्ला के बाद BARC का CEO किसे बनाया गया है? तो नकुल चोपड़ा जी को बनाया गया है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले आते हैं। चोपड़ा 2016 में BARC इंडिया बोर्ड में शामिल हुए थे और 2018-19 के दौरान अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो अध्यक्ष के रूप में BARC के नकुल चोपड़ा जी 2018 से 2019 के बीच में थे। जनवरी 2020 में उन्हें BARC की निगरानी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। मीडिया और विज्ञापन उद्योग के दिग्गज ने पहले एक दशक से अधिक समय तक पब्लिश वर्ल्ड वाइड के CEO भारत और दक्षिण एशिया के रूप में कार्य किया था। इससे पहले वो क्या थे? पब्लिश वर्ल्ड वाइड के CEO भी थे। अब इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो पहला है ब्रॉडकास्ट ऑडिशंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो 2010। इसे नोट कर लीजिए। ब्रॉडकास्ट ऑडिशन रिसर्च काउंसिल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दूसरा मुंबई में है। ब्रॉडकास्ट ऑडिशन रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष इस समय कौन है? पुनीत गोयनका। तो ये 3 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा हमने आपके लिए लाए हैं बिंदुओं के रूप में, जिसे आप नोट कर लीजिए। अब इसका 7वां पॉइंट क्या है? CVC ने TM भसीन को सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर फिर नियुक्त किया। तो CVC ने TM भसीन को सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो TM भसीन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हुए हैं CVC के। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स ABBFF के अध्यक्ष के रूप में फिर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किसकी घोषणा की है? TM भसीन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 50 करोड़ रुपए से अधिक बैंक धोखाधड़ी की जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। पूर्व सतर्कता आयुक्त CVC श्री भसीन अब 21 अगस्त 2021 से अगले 2 सालों तक बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस इसके महत्वपूर्ण बिंदु में फिर लेके आया हूँ, उसको आप देख लीजिए। तो पहला बिंदु, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 को। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में। अब दूसरा अब व्यवसाय समाचार के आ जाते हैं। तो व्यवसाय समाचार में पहला पॉइंट और इस सीरीज का 8वां पॉइंट यह है कि बीपीसीएल ने लॉन्च किया एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा। तो एआई सक्षम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ऊर्जा के नाम से बीपीसीएल ने लॉन्च किया है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सहज स्व-सेवा अनुभव और प्रश्नों मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऊर्जा नामक एक एआई सक्षम चैटबॉट पायलट परीक्षण के बाद लॉन्च किया है। मतलब इसका ये पहले पायलट परीक्षण था। ऊर्जा नाम का एक एआई सक्षम चैटबॉट इन्होंने प्रस्तुत किया है। ऊर्जा भारत में तेल और गैस उद्योगों का ऐसा पहला चैटबॉट है। ऊर्जा को बीपीसीएल के प्रोजेक्ट अनुभव के तहत बीपीसीएल के प्रोजेक्ट अनुभव के तहत लॉन्च किया गया है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा को किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। तो बीपीसीएल के तहत अनुभव प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है और वर्तमान में यह 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो यह 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है और यह अनुभव प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है ऊर्जा एआई चैटबॉट। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, बीपीसीएल ने अपने ग्राहक इंटरफेस को व्यापक और डिजिटल रूप से एकीकरण बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा चैटबॉट अब कंपनी की वेबसाइट पर B2B और B2C दोनों के लिए किसी भी प्रश्न के लिए उपलब्ध है। प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा एक एकीकरण संचार मंच का प्रतिनिधित्व करती है जो सभी बीपीसीएल संचार को किसी भी चैनल से जोड़ता है। सभी ग्राहक टच पॉइंट को एक और एकजुट आवाज़ के साथ एकीकृत करता है। तो प्रोजेक्ट अनुभव क्या करता है ये हमने बता दिया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के सीएमडी कौन है, तो अरुण कुमार सिंह, इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। अब और पॉइंट पे आते हैं। तो योजना और समिति कब में जो इस 22 और 23 अगस्त को जो चीज़ें हुई उस पर हम डिस्कशन करते हैं। वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया उभरते सितारे फंड। तो वित्त मंत्रालय ने कौन सा फंड लॉन्च किया, उभरते सितारे। केंद्रीय वित्त मंत्री, तो केंद्रीय वित्त मंत्री का नाम क्या है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड USF लॉन्च किया। फंड का उद्देश्य लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी ने की है। यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में MSMEs की संख्या सबसे अधिक है। तो इस फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी के तहत की गई है। इंडिया एक्सिम बैंक का उभरता सितारे कार्यक्रम USP इसका शॉर्ट फॉर्म है, उन भारतीय कंपनी को पहचान करता है जिनमें वैश्विक मांगों को पूरा करते हुए घरेलू क्षेत्रों में भविष्य की चैंपियन बनने की क्षमता है। यह फंड भारतीय कंपनियों को इक्विटी या इक्विटी जैसे उपकरणों, ऋण, वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित और तकनीक सहायता, सलाहकार सेवाएं, अनुदान और सॉफ्ट लोन में निवेश के माध्यम से वित्तीय और सलाहकार सेवाओं दोनों का संरचित समर्थन का मिश्रण है। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
अब महत्वपूर्ण तिथियों के में आते हैं। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किया गया है 23 अगस्त को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अगस्त को दास व्यापक और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को अंकित करने के लिए मनाया जाता है। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये 1791 में जो त्रासदी या विद्रोह हुआ था उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखा। यूनेस्को का मुख्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? आंड्रे एजेलो, ये भी नोट कर लीजिए। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब अगले उस पे आते हैं। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 से हर साल 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा है 2019 से। इस दिन का उद्देश्य धर्म या विश्वास के आधार पर या बुरे कामों के पीड़ितों और बचे लोगों को याद करना है। पोलैंड द्वारा प्रस्तावित 28 मई 2019 को 73वीं संयुक्त राष्ट्र सभा यूएन जनरल असेंबली में इस दिन को अपनाया गया था। यह जागरूकता फैलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपराधियों को जवाबदेह ठहराकर और सरकारों को यह प्रदर्शित करते हुए कि नरसंहार या अन्य अत्याचारों को फिर कभी नहीं सहन करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले दुर्व्यवहारों से बचे लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो यह पोलैंड द्वारा प्रस्तावित 73वीं संयुक्त राष्ट्र सभा के जनरल असेंबली में इस दिन को अपनाया गया था। अब विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 अगस्त को। तो विश्व संस्कृत दिवस हर साल श्रावण पूर्णिमा को पर मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने का पूर्णिमा दिवस है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। 2021 में यह दिन 22 अगस्त 2021 को मनाया 2021 से यह दिन 22 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है। इस दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा को याद दिलाता है। इसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने 1669 में हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया। तो संस्कृत दिवस कब से मनाया जाता है? 1969 से हिंदू महीने की श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो 2021 में यह 22 अगस्त को मनाया जा रहा है। अब 22 व 23 अगस्त में जिन लोगों का निधन हुआ उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच O.M. नंबियार का निधन हो गया है। तो O.M. नंबियार के बारे में जान लेते हैं। O.M. नंबियार कौन थे? O.M. नंबियार वह शख्स जिसने गांव की एक लड़की पीटी उषा के बारे में आप सभी जानते होंगे, को एशिया की गोल्डन गर्ल बनाया।
का निधन हो गया है। तो उसके कोच कौन थे? पीटी उषा जी के ओएम नंबियार जी थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध कोचों में एक नंबियार ने 1976 में बहुत ही कम उम्र में उषा को देखा और जल्द ही उसे कुन्नूर स्पोर्ट डिवीज़न में कोचिंग देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कब कहाँ कोचिंग देना शुरू कर दिया? कुन्नूर स्पोर्ट डिवीज़न में कोचिंग देना पीटी उषा जी को शुरू कर दिया। उनके मार्गदर्शन में उषा ने एशियाई स्तर पर पदक जीतना शुरू कर दिया, लेकिन उनका सबसे अच्छा कदम 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले धावक को 400 मीटर बाधा दौड़ में बदलना था। अब अगले उस पे आते हैं जिनका निधन हुआ है। तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। ये भी एक करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य किया, जिन्होंने जून 1991 से दिसंबर 1992 तक, जून 1991 से दिसंबर 1992 तक पहली बार, और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक, और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान यूपी के सीएम भी थे। वह 2 बार संसद सदस्य और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। वह 2 बार संसद के सदस्य थे और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। और कुछ विविध क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना। तो आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं क्या हुआ। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय में पर 25 मेगावाट बिजली का भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरुआत की है। फ्लेक्सिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली यह पहली परियोजना है। तो एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के कहाँ? विशाखापत्तनम के सिमहाद्री थर्मल स्टेशन पर 25 मेगावाट बिजली फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का शुरुआत किया है। यह योजना 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। एनटीपीसी सिमहाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रहा है। एनटीपीसी का फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन सिमहाद्री जलाशय के सतह के 75 एकड़ को कवर करता है। यह 7,000 घरों को रोशनी करने के लिए 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूलर से बिजली उत्पादन करेगा। इस परियोजना में सालाना 46,000 टन CO2 उत्सर्जन और 1,364 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी, जो 1 वर्ष में 6700 घरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या? एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? श्री गुरदीप सिंह जी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में की गई थी। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। दोस्तों, यह रहा 22 व 23 अगस्त का करंट अफेयर। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।